हेलो गाइस, दिस इज़ मी हिमांशु मकवाना और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे मिड टू मी शो में। और आज हम हमारे इतना सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आज ऐसे इंसान से मिलवाना चाहता हूँ जो कि अपनी ही जगह पर ऐसे बड़े लेवल पे है ना कि क्या बताऊँ। मतलब उनकी जो कहानी है, उनके वो आपको बताते हुए इतना मज़ा आएगा मुझे। वो कहता है ना कि एक बार शेर दिल इंसान से मिलेंगे हम आज ज़रूर, वो भी ये वर्ड इसलिए कि बहुत टाइम पहले ये डायलॉग हम लोगों ने सुना है, हमने भी सुना है कि आंधी रोके तो तूफ़ान और तूफ़ान रोके तो हम आग का दरिया। वैसे ही किसी इंसान से मिलवाना चाहता हूँ जो अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताएंगे जिसको आपकी लाइफ में और हमें, मुझे पर्सनली, मुझे और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो चलिए आइए मिलते हैं जिमी अडवाणी जी से। कैसे है जिमी सर आप? नमस्कार, एकदम फाइन। आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। और आपसे मिलकर वो जो वाइब आ रही है ना, क्या बताऊँ सर कि मैं, मुझे इतनी वाइब आ रही है तो लोगों को तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो नाम है जिमी अडवाणी, जी। ये कहाँ से आया सर? अ, मुझे खुशी हो रही है कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि आज तक किसी को पता नहीं कि मेरा नाम दो नाम है। अच्छा। एक्चुअल मेरा सच्चा नाम अडवाणी मूलचंद हीरालाल है। और ओके। सालों पहले मैं जब इस फील्ड में आया, जी। जब कॉलेज काल था, वहाँ से एक डांस के जरिए मैं इस फील्ड में आया, अच्छा। सोशल एक्टिविटीज़ करने के लिए और स्टेज शो के लिए। तो स्टेज शो में जो सौराष्ट्र का सबसे पहला ब्रेक डांसर था वो मैं था, और तब लोगों ने मुझे नाम दिया हुआ है, वो है जिमी अडवाणी। वाह। वहाँ से आज तक ये नाम प्रचलित हुआ है, और लोग आज के दिन में भी मुझे जिमी अडवाणी के नाम से पहचानते हैं। तो ये जो डांस की वजह से, तो ये डांस ऐसा कौन सा वो वक्त था कि लोगों को लगा कि इसका नाम ये जिमी अडवाणी होना चाहिए था? उस वक्त में डिस्को का चलन हुआ था, डिस्को शुरू हुआ था, और हम्म। डिस्को डांसर में मशहूर कलाकार मिथुन चक्रवर्ती का नाम जिमी था। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। और ये नाम फॉरेन कंट्री से आया हुआ नाम है जिमी। जी। मगर मेरा कुछ अलग नाम था, मैं ब्रेक डांसर था। जी। तो लोगों ने मुझे जिमी के नाम से पहचाना शुरू किया, और जिमी नाम चला। हाँ, वो डिस्को डांसर वाला मूव वही। जो, वाह वाह वाह, क्या बात है। तो सर मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगा डिटेल में कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? कॉलेज पूरी होने के बाद मैं ये स्टेज शो में आया, हम्म। और लोगों ने मुझे जिमी नाम से पहचाना शुरू किया। और वहाँ पे उस टाइम पे मैं हर वक्त फर्स्ट रहता था, अपनी मेहनत के हिसाब से और अपनी कला के जरिए। हम्म। उसके बाद मैंने अनाउंसमेंट करना शुरू किया, वो मेरा शौक था, हॉबी थी। हम्म। अनाउंसमेंट करते करते सोशल एक्टिविटीज़ चालू की, हर संस्थाओं में जुड़ा मैं। उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ा, उसमें भी मैंने बहुत सेवा की। और ये काम करते करते हुए लोगों में मेरा नाम का व्याप बढ़ा, और लोग मुझे स्वीकारने शुरू किए लोगों ने। और ख़ास करके जनरेशन, यंग जनरेशन लोगों उस वक्त की थी, हम्म। उसने मुझे बहुत प्यार दिया। हम्म। उसके बाद हमने टीवी के जरिए, अखबार के माध्यम से देखा कि भाई उस टाइम पे हिंदुत्व के लिए हम्म। माननीय बाला साहब ठाकरे जी बहुत कुछ कर रहे थे। हम्म। शेर गर्जना जिसको बोलते हैं, वो हम्म। गर्जना हमने सौराष्ट्र के राजकोट में सुनी। हम्म। और उसी वक्त हमने उनको एक लेटर लिखा हम्म। कि सर, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। उसी टाइम पे उनके सचिव ने हमें बुलाया कि आप मिल सकते हैं। राजकोट से हमारी टीम गई वहाँ मिलने के लिए, और उसी दिन शाम को ही बाला साहब का दर्शन हुआ। वाह। मैं उसको रूबरू मिला, उनसे बात की। तब उनको भी बहुत खुशी हो रही थी हम्म। कि गुजरात से लोग आए हैं, हम्म। और वो भी यंग लोग आए हुए हैं। हम्म। और वहीं से हमने हमारी जर्नी शुरू की। हम्म। शिवसेना में हमने एक शिव सैनिक के जरिए अपनी शुरुआत की, और काम करते करते आज 20-25 साल हो गए। हम्म। हम लोगों ने गुजरात में शिवसेना के जरिए हिंदुत्व के काम किए, लोगों की सेवा की, लोक उपयोगी, समाज उपयोगी जो हर प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करने की हमने कोशिश की, हमारी टीम ने। और आज मैं शिवसेना, बाला साहेब शिवसेना के सिंधी ग्रुप में शिवसेना गुजरात का प्रभारी हूँ। वाह। तो ये इस बात की मुझे खुशी है। खुशी इसीलिए है कि किसी का भी सहारा लिए बिना, हम्म। कोई गॉड फादर नहीं, हम्म। कोई गाइडलाइन नहीं। हम्म। और आप देखते कि ये ज़माना ऐसा नहीं कि कोई किसी को आगे बढ़ते हुआ देखे। बिल्कुल बिल्कुल। खुद के बल पे, खुद की ताकत से, खुद के आइडिया के साथ मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। हाँ। तो जैसे बाला साहेब ठाकरे, उनका तो वो कहानी ऐसी है जो एक बार कोई सुन ले तो वो अलग ही वो लेवल पे चला जाएगा। आप तो उनसे मिले हैं, तो हालांकि हमें तो मौका नहीं मिला है, तो आपको वो जो मिले थे तो वो कैसा वो मोमेंट था आपके दिमाग में, तब क्या फील हो रहा था मतलब? उनका जो वर्क था वो एकदम डायनामिक था, सिंह गर्जना आप जैसे बोलते हैं। हम्म। और अपनों के लिए
चंद्र के जैसे शीतल समान। जब उनके मैंने पाँव छुए, जब उन्होंने हाथ रखा सर पे, तब ऐसा लगा कि एक देवी शक्ति के सामने मैं हूँ और एक देवित्व व्यक्ति तो है, और हमने एक्सेप्ट कर लिया। बाला साहब की जगह कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अलग ही मतलब प्रभाव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ये आपने शुरू किया जैसे त्रिकोण बाग का राजा, वैसे आप ही सबसे पहले गणेश जी को यहाँ लाए थे यहाँ पर, जी। तो उनके पीछे की कहानी क्या है? उनके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वैसे आपको बता दें, गणेश पूजा तो हर स्टेट में हर जगह होती है। हर मंगल कार्य में गणपति जी चाहिए, उनकी स्थापना होती है और होती रहेगी। मगर हमारे परिवार में ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके हिसाब से हमें मन्नत रखी गणपति जी की, भगवान आप ये हमारी मन्नत पूरी करेंगे तो मैं सच्चे दिल से गणपति की सेवा पूजा करूंगा और गणपति की स्थापना मैं घर पे करूंगा। मगर वो जो मन्नत हुई वो 1 साल में पूरी हो गई हमारी। वो हमने सिद्धिविनायक मंदिर में मन्नत रखी थी, तो जो मन्नत रखी थी उसको पूरी भी करना है। तो उसके हिसाब से हमारी जो श्रद्धा के साथ जो गणपति हमें घर पे बिठाना चाहिए, वो गणपति हमने त्रिकोणबाग चौक में स्थापना की। 1999 में गणपति की स्थापना वहाँ की त्रिकोणबाग की पंडाल में, और धीरे धीरे वो जो गणपति है वो गणपति लोगों में प्रचलित हुआ, लोगों की मन्नत पूरी हो रही। उसके बाद आज वो त्रिकोणबाग का राजा के नाम से फेमस है। और आज उनका जो गणपति है त्रिकोणबाग का राजा, उसे लोग कहते हैं श्रद्धा और भक्ति का धाम, त्रिकोणबाग का राजा। इस तरह से वो लोगों के हृदय में प्रचलित है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे त्रिकोणबाग का राजा आपने स्टार्ट किया, तो वहाँ से जब शुरू किया, जैसे होता है ना कि एक कहानी होती है, वह पहला स्टेप होता है, फिर पूरी सीढ़ी होती है। तो वो जो सीढ़ी होती है वो क्या होती है? जैसे मैं हूँ या किसी और लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, वहाँ श्रद्धा से ऐसे चाह रहे थे जैसे आपने मुझे शुरू में बताया, तो वो क्या उसकी स्टोरी रहती है? जैसे कोई फैमिली है, जैसे आपकी कोई श्रद्धा पूरी हुई, आपने ये किया, आपने स्थापना की। वैसे मैं तो आपसे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपकी वजह से आजकल घर घर में गणेश जी है और लोग अलग अलग थे तो साथ मिलकर पूजा भी करते हैं। तो लोगों की जो श्रद्धा रहती है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? त्रिकोण गणपति भगवान की पूजा, चाहे कोई भी भगवान हो, उनकी पूजा, कोई भी धार्मिक कार्य, उसकी पूजा के साथ श्रद्धा जुड़ी होती है, और श्रद्धा होती है तो सब काम सफल भी होते हैं। त्रिकोणबाग का राजा की स्थापना होने के बाद सौराष्ट्र गुजरात में क्रांति आई। हर गांव हर तहसील में गणपति लोग स्थापना करने लगे उसको देख के, और उसका जस हमको मिल रहा है। मगर वो जो स्थापना होती है वो लोगों की अपनी भावना से हो रही है, उनकी श्रद्धा के साथ हो रही है। आज कहीं भी सौराष्ट्र के गांव गांव में गणपति की स्थापना होती है तो उन लोगों की श्रद्धा है, वो लोग अपनी श्रद्धा से गणपति की पूजा कर रहे हैं। और उसके हिसाब से मैं ये अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि हर जगह पे भगवान की स्थापना हो रही है, वहाँ पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, लोगों धर्म के प्रचार में आ रहे हैं, धर्म में इन्वॉल्व हो रहे हैं। खास करके आप देखते हैं कि अभी जो न्यू जनरेशन है उनको सिर्फ पॉकेट मनी और मोबाइल चाहिए, उसको मालूम नहीं है कि हम क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारी सिस्टम क्या है। और नहीं, पेरेंट्स भी उनको सिखाते हैं, उनको वक्त नहीं है। पेरेंट्स के पास वक्त होता तो हर कोई फैमिली उसके साथ बैठता, मगर अब शॉर्ट फैमिली है आज के जमाने में। तो वो गणपति का 10 दिन स्थापना होती है तो वहाँ उनको आना जाना रहता है। और हम लोगों ने एक सिस्टम ये की कि जो 10 दिन के गणपति होते हैं उसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम रखे, ब्लड कैंप रखा, मेडिकल कैंप रखा, थैलेसीमिया चेक का रखा, एड्स अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा, ग्राहकों की जानकारी के लिए कैंप रखा, फिर नशाबंदी नाबूदी के लिए वो कार्यक्रम रखा, सोशल प्रोग्राम रखे, उसमें लोक डायरे, भजन रखे, आशायर रखे। तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, उन्होंने देखा, उन्होंने वहाँ प्रोग्राम एंजॉय किया, भगवान की पूजा की, आरती की, प्रसाद लिया। तो वो जो संस्कृति है उनका बढ़ावा भी इनडायरेक्टली हुआ। इस त्रिकोणबाग का राजा को देख के लोगों ने अपनी सोसाइटी में गणपति बिठाना शुरू किया, होटल वालों ने बिठाना शुरू किया, स्कूल वालों ने बिठाना शुरू किया, इंडस्ट्रीज में, कारखानों में लोगों ने अपने गणपति बिठाया। तो उसके हिसाब से व्याप बढ़ा, लोगों का अटैचमेंट हुआ, लोगों एक दूसरे के नजदीक आए, तो एक संगठन मजबूत हुआ और एक विचार मिले, ये क्रांति है। और जिसका जस्ट त्रिकोणबाग का मिल रहा है तो हमारी टीम को उसकी खुशी हो रही है कि भाई हमने ये जो मानव देह पाया उसमें एक काम तो अच्छा हुआ जो भगवान के और समाज के लिए किया, ये बात।
तो जैसे आपने कहा कि आज की जनरेशन को पता ही नहीं ये सारी चीज़ें कि ये धर्म क्या है, ये मोबाइल, और वैसे आपने बहुत अच्छी बात की। बहुत सारी चीज़ों से आजकल लोग आज की जनरेशन जिसको पता ही नहीं ये सारी चीज़ें कि क्या होती है क्या थी, चलो ये गणपति हो रहे, चले फंक्शन की तरह ले रहे कि कोई जी, फंक्शन जी। है, एंटरटेनमेंट की तरह ले रहे। जी। आज की जनरेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इन इन सारी चीज़ों को लेकर? देखिए, आपकी बात बहुत सही है, आपका सवाल भी सही है। ऐसा नहीं है कि आज की जनरेशन बुद्धिशाली नहीं है, आज की जनरेशन बहुत होशियार है, अच्छी है। वो चाहे तो अपने जो गोल है अचीव करती है। मैंने बहुत सारे यंग जनरेशन को देखा है जो अपना गोल अचीव करती है और अपनी मेहनत से खड़े भी होते हैं, मगर सिर्फ उनको एक मार्गदर्शन की जरूरत है। एक मार्गदर्शन जब मिलता है तो आदमी अपनी मंजिल तक इजीली पहुंचता है। इनको जो संघर्ष करना पड़ता है, जो ठोकरें खाते हैं, वो ठोकरें उनको नहीं खानी पड़ती। और दूसरी बात, अगर आपने मुझे सवाल पूछा है तो ये मोबाइल अच्छी चीज़ भी है और ख़राब चीज़ भी है। उनके जरिए जो नेगेटिविटी चलती है मार्केट में, समाज में, खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि अभी जो ड्रग्स चल रहा है, यंग जनरेशन में ड्रग्स के हिसाब से हज़ार लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो उनको बचाने वाला कोई है नहीं, उनको कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं। एक बार उस लाइन में जाते हैं, किसी कारण उसमें उसकी लपेट में आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से हम सबको, हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस बात में अलर्ट रहें और उन बच्चों को बचाएं, उनको सच्चा रास्ता दिखाएं। और हमारा जो जनरेशन है वो हमारे भारत की नींव है। जो मजबूत भारत आज बन रहा है वो उनके जरिए है। तो इसके लिए मैं जनरेशन का भी थैंक्स कहना चाहूँगा कि अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और परिवार के लिए वो एकदम तत्पर है। तो जैसे ये जनरेशन आज की ड्रग्स, नशा, ये सारी चीज़ें कर रही है, ये फ़ोन में लगी हुई है, सोशल मीडिया में लगी है, उनसे सीखकर अपने तरफ से और गलत इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों को। तो उसका पहला जो स्टेप होता है वो उसको ध्यान नहीं दे रही है। जैसे आपने कहा गाइडेंस नहीं कर रही, गाइडेंस तो करने का किसी को वक्त ही नहीं है। जैसे फैमिली, पहली गाइडेंस तो फैमिली कर सकती है, दूसरी कर सकती है जो कि अगर आज की जनरेशन बाहर जहाँ जा रही है उसको लोग कर सकते, तो वो तो पूरी जनरेशन ही ऐसी आजकल चल रही जी। है। तो उसको पेरेंट्स को क्या ऐसा आप कहना चाहेंगे कि इस बात पे? हमारा ये जो समस्या है, राष्ट्र की भी समस्या है ये। बिल्कुल। उसके लिए पहला ख्याल फैमिली को रखना है, और दूसरा जो कवच आप बोलते हैं, कोई भी लड़का कहीं भी जाता है, जहाँ अपनी बेटियां जाती हैं, तो उनके ऊपर अगर धर्म का कवच होगा, एक कवच होता है आभा, वो कवच होगा धर्म का और संस्कार का कवच होगा, तो उसको कुछ भी नहीं होगा। वो कहीं भी जाए मगर वो अपने धर्म के और संस्कार के बाहर नहीं जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं विदेश में अपने बढ़िया स्टैंड पाया है, उनका बढ़िया नाम है, उनको कुछ असर नहीं करता ऐसी बातें। इसीलिए उसको थोड़ा हमें धर्म में और संस्कार में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और उसके लिए आप सबकी, हमारी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, सबसे पहले तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को क्या सिखाए। चलो मोबाइल दे दिए सारी चीज़ें, पर मोबाइल में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो धर्म के साइड भी होती है, फैमिली के साइड भी होती है, और बाकी सब गलत इन्फ्लुएंस तो बहुत सारे लोग करे। क्योंकि वो तो फॉलोअर्स, लाइक्स चल ही रहे। वैसे मेरे 2-4 पॉडकास्ट में यही बात चल रही थी, सोशल मीडिया मेन इशू हो चुका है आज के टाइम में। क्योंकि आज जैसे ही बच्चा, अगर पेरेंट्स का कैसा हो गया है कि बच्चे को संभालने का वक्त नहीं है तो फ़ोन दे देते हैं साथ में, तो वो तो वहीं से ही गलत चल रहा है। हाँ, 1-2 साल के बच्चे को फ़ोन दे दिया, मम्मी दे रही है मोबाइल हाँ, अपने काम करने के लिए, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। हनी सिंह और बादशाह के गाने सुना रही है। हाँ, तो ये अच्छी बात नहीं है, वहाँ से बर्बादी शुरू होती है। बिल्कुल, तो वो तो वहीं से दारू, ड्रग्स, वो तो वहीं से सुनेगा, वहीं से हेल्थ और देखेगा। मेंटली उनको प्रॉब्लम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें, चलिए, तो ये तो होगी पेरेंट्स का। पता नहीं, ये तो आजकल समाज पता है उनको, वैसे पता है पता है, फैमिली उसकी मजबूरी भी होती है, हाँ। कहीं किसको पता नहीं होता, किसी को मजबूरी होती है, मगर हमको सबको मिलके उसमें से रास्ता निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जैसे उसमें से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी हैं, जैसे आप थे कि वो कोई गॉडफादर नहीं था, कोई रास्ता दिखाने वाला, फिर भी आपने इतना सब कुछ अपने अपने पैरों पर किया। तो आपकी भी एक स्टोरी रही होगी, है बिल्कुल, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो आज की जनरेशन को उसमें से 10% ही शायद लोग होंगे जिसको सच में कुछ करना है। उसमें से काफ़ी लोगों को पता भी नहीं कैसे करना है, तो उसको जब गाइडेंस मिलती है तो ये सोशल मीडिया से मिलती है या तो ऐसे, तो उसको पहला रास्ता अपनी फील्ड में कैसे, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे चलना है? देखिए, आज सबसे पहले हर यंग जनरेशन, हर युवान को
एक ही बात होती है। ऐसा नहीं है कि उनको अपने परिवार से अटैचमेंट नहीं है। हर लड़के को ऐसा होना चाहिए, होता है कि मैं खुद कुछ बनूं, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करूं, अपने परिवार के लिए, अपनी बहन के लिए कुछ करूं, होता ही है। मगर 2-4 विघ्न आते हैं तब वो एकदम उनका मोरल डाउन हो जाता है, तब वो लड़का एकदम एकदम वीक हो जाता है। उसके लिए उनको अपने बलबे पे खड़ा होना चाहिए और उनके पाँव पे खड़े होने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की उनको सिर्फ हमें एक शक्ति देनी है, उनको मेंटली प्रिपेयर करना है, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये जो मेहनत होती है, ये मेहनत का क्या असली मतलब क्या होता है, ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उनको बस अपने जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसको एकदम पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत टाइम लग सकता है सारी चीजों में, लग सकता है, वक्त तो लगेगा, कोई भी चीज में वक्त तो लगेगा ही। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे टाइम भी आएगा शायद से, हो सकता है कि अपनी फील्ड में कि कुछ नहीं भी हो रहा है, तो तब इंसान डिप्रेशन में, कोई लड़का हो या कोई भी अपनी फील्ड में स्ट्रगल कर रहा है तो छोड़ देता है सारी चीज़ें। अगर छोड़, तब क्या करना चाहिए जब वैसे सारी चीज़ें? उसको उस टाइम पे हुफ की जरूरत है। बिल्कुल। वो हुफ उनके परिवार से मिलती है। अगर ना मिले तो नहीं, उनको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को डिप्रेशन नहीं ले जाना है और उनको अपने आप को बचाना है, क्योंकि उनकी जिंदगी कीमती है, वो कीमती है। वो खुद जो उसको जो अवतार मिला है इस जमी पे, इस दुनिया में, वो बहुत कीमती है। उसको ढीला नहीं पड़ना है, उनको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को बचाना है और वो होगा ही होगा। आज तक नहीं हुआ ऐसा, कभी कहीं नहीं बना, हुआ ही है, होता ही है। वक्त चाहिए, वक्त चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने अपने बारे में बताया कि आपने ये सब डांस वगैरह से शुरू किया था, हम शुरू स्टार्टिंग से शुरू करते थोड़ा सा जाके। तो जैसे आपके डांस कोई इंसान कुछ करता है तो किसी को देख कर होता है कि मुझे ये करना है, जैसे मैं एक्ट कर रहा हूँ या डायरेक्शन कर, मुझे फिल्म में देख कर लगा था कि मुझे ये करना है, टीवी में आना है। तो आपने जब डांस शुरू किया तब क्या ऐसा आया था दिमाग में कि उसी टाइम पे ये जो फिल्म स्टार थे उनका बड़ा दबदबा था वो डांस के जरिए, क्योंकि डिस्को डांस, ब्रेक डांस उस टाइम पे आया हुआ था। तो स्टेज पर जाके जब लोगों की वाह वाह होती है कि भाई बहुत बढ़िया है, जब फेम मिलती है, वो देख के मैंने शुरुआत की थी। कैसा लगता था कि आपको जब ये अपने परफॉर्मेंस से ये सब मिल रहा हो? जब मुझे फेम मिली, बड़ी मिली, लोगों का बहुत प्यार मिला। बिल्कुल। लोगों ने, ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया और उसी टाइम पे फेम ऑफ माइकल जैक्सन के नाम से पहचाने जाते थे हम लोग। और अखबारों के टाइटल पे जब फोटो आती थी तो बहुत खुशी हो रही थी कि हमने कुछ किया है और हमें मिल रहा है। बिल्कुल। तो जब वो फेम मिल रही थी, आपको प्यार मिल रहा था उस वक्त का, और आज के टाइम में जो प्यार मिल रहा है उसके बीच का अंतर कैसा है? बहुत डिफरेंस है। जनरेशन चेंज हो गई, वक्त चेंज हो गया। वो स्टेज डांस का था, मनोरंजन का था, अभी पॉलिटिकल समाज सेवा का स्टेज है। बिल्कुल। एक पॉलिटिकल पार्टी का मैं प्रभारी हूँ, तो मुझे अपने आप को संभालना है और अपना ख्याल रखना है कि किस तरह क्या बर्ताव करना है। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी स्टेज था, वो भी माइक था, ये भी स्टेज है, यही भी माइक है, मगर बात अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जनरेशन चेंज होती है वैसे स्टोरी भी चेंज होती है, सारे लोगों की मेहनत भी अलग अलग होती है, रोल चेंज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जैसे काफ़ी लोगों ने कर लिया तो कर लिया, वो तो हो गया, लेकिन जिनका नहीं हो पा रहा है वो बॉलीवुड से सीख रहे हैं या किसी और को अपना आइडल समझ के। आपके वैसे कौन गुरु थे? मैंने बाला साहब को नजरिए रखे थे चला हूँ। बाला साहब, जब भी बाला साहब की शुरुआत हुई थी तो वो अकेले ही थे। महाराष्ट्र में जब एक समाज पे अत्याचार हो रहा था तो वो समाज अकेला था, उसको गाइड करने वाला कोई नहीं था। तब बाला साहब के विचार, बाला साहब की कलम, उनके कार्टून, उसने क्रांति लाई थी। और एक बाला साहब ने शिव की सेना शुरुआत की। आज वो शिवसेना समग्र भारत के लिए, हिंदू धर्म बचाने के लिए, हिंदूवादी विचारधारा टकाने के लिए सब कुछ कर रही है। तो उससे बड़े मेरे क्या, किसको मैं गुरु मानूं? बाला साहब ही मेरे गुरु हैं और उनको देख के ही मैंने सब कुछ किया हुआ है। तो सर, जैसे आप शिवसेना में हैं अभी, तो बीच में ये सवाल था मेरा कि शिवसेना जो ये चुनाव लड़ क्यों नहीं रही? शिवसेना का मेन उद्देश्य है लोगों की सेवा करना और समाज में जो भी अन्याय हो रहा है उनको आवाज़ देना। तो वो काम गुजरात में शिवसेना कर रही है। दूसरी बात कि उसका मेन बेस ही 80% समाज सेवा और 20% पॉलिटिक्स। तो अगर समाज के लिए, लोगों के लिए अगर पॉलिटिक्स करना पड़े तो करेंगे। और हाल जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं गुजरात का प्रभारी हूँ, तब सिंधी ग्रुप से जुड़ा हूँ,
तो हाल में हमारी शिवसेना जो है वो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन है, और हमारे डेप्यूटी सीएम हमारे रोल मॉडल माननीय एकनाथ शिंदे साहब हैं, और उनके सीधे मार्गदर्शन हेठ हमारे अभिजीत सर हैं, अभिजीत अड़सुल कैप्टन जिसको वो प्यार से कहते हैं, उनके मार्गदर्शन हेठ से हम ये काम कर रहे हैं। तो अभी जो हमारी टीम है हर तहसील में, हर वार्ड में है, वो समाज सेवा के काम कर रहे हैं। तो अभी वक्त नहीं है पॉलिटिक्स प्ले करने का, क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए वहाँ हमारा गठबंधन है महाराष्ट्र। जब ये पार्टी का आदेश आएगा तब उस बारे में विचार किया जाएगा, ये बात है। हमारे बीच में बात हुई थी बाला साहेब ठाकरे और उद्धव साहेब ठाकरे। हाँ, उनके वैचारिक मतभेद थे। पहले बाला साहब की शिवसेना यानी मेन शिवसेना में हम जुड़े हुए थे, तो शिवसेना का मेन जो विचारधारा है हिंदुत्व है, और हिंदुत्व की विचारधारा उद्धव साहब की सेना ने छोड़ दी, वो दूर हुए, हिंदुत्व से दूर हुए, तो हमने उनको छोड़ दिया। अच्छा, तो उसके पीछे की क्या स्टोरी हो सकती है? काफी लोगों को ये जो बीच का पार्ट है ना वो नहीं पता। देखिए, अभी महाराष्ट्र की राजनीति की डिटेल मुझे पता नहीं है, मैं अंदर तक नहीं गया हूँ, मगर 4-5 साल पहले उद्धव साहब ने भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ के अन्य पार्टी के साथ टाइप किया और अपनी सरकार बनाई। तो हम शिवसेना का मानना ऐसा है कि उनके साथ प्योर हिंदुत्व नहीं है, और हम लोग जब इस पार्टी में आए थे तो हिंदुत्व के बेस पे और बाला साहब की विचारधारा के साथ आए थे। हम पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, हम समाज सेवा वाले हैं और हिंदुत्व को बचाने वाले हैं, और जो हिंदुत्व है तो हम है, हम ऐसा मानते हैं, हिंदुत्व है तो हम है। और मैं तो खास क्योंकि मैं सिंधी हूँ, हमारे परिवार ने, हमारी सिंधी नाती ने बंटवारा क्या होता है और किस तरह क्या झेलना पड़ता है वो देखा हुआ है, सुना हुआ है। हमसे ज़्यादा किसी ने नहीं देखा हिंदुत्व चीज़ क्या है, क्योंकि हम सिंध प्रांत के हैं, और सिंध और हिंदुत्व वही बड़ी मिसाल है। तो ये जो उद्धव ग्रुप है, उद्धव साहब के ग्रुप वालों ने हिंदुत्व को छोड़ा, हम लोगों ने उनको छोड़ा, बस ये बात है। तो जैसे ये अभी आपने बात की कि जनता सेवा हम शिवसेना के थ्रू करें, तो ये जनता सेवा और पॉलिटिक्स जो होता है उसके बीच का तफावत जो अंतर होता है वो क्या है? पॉलिटिक्स क्या होती है और पॉलिटिक्स के अंदर खुद के स्वार्थ ज़्यादा होते हैं, अपनी पार्टी को बचाने के लिए। पहले जनता की सेवा की बात आती है, शुरुआत वहाँ से ही होती है, और उसके बाद जनता का साथ लेके सत्ता तक पहुँचते हैं। सत्ता में आने के बाद लोग कुछ प्रेशर में आ जाते हैं, और उसके बाद खुल के काम नहीं कर सकते, ये स्पष्ट बात है। और समाज सेवा में कुछ प्रेशर नहीं होता, वो मन की बात होती है, जनता की बात होती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ प्रेशर होता है, इसीलिए ये इतना डिफरेंस है मेरे ख्याल से। पॉलिटिक्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, कोई भी आदमी होता है, कोई भी बड़े पद पे होता है, तो उनके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर होता है, और किसी की बात उसको माननी पड़ती है। जिस तरह बाला साहब किसकी बात नहीं मानते थे, बाला साहब अपने मन की बात करते थे और उनकी बात सफल करके दिखाते थे, बस ये बात, इतना फर्क। तो समाज सेवा को लेकर अभी के टाइम में आप उनके बारे में क्या कहना चाहिए कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और ये पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, जब भी कोई पार्टी होती है उसका एजेंडा होता है, वो उस पर काम करती है, मगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वहीं उसको रुकना पड़ता है। और इतनी सारी जनता के विचार, वो सबका काम नहीं हो सकता, मगर एक जो मुद्दा होता है उस पर काम करती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, तो जितने मुद्दे हैं, सेंसिटिव मुद्दे, उस पर काम चल रहा है, और लोग इसीलिए उनको स्वीकार कर रहे हैं, तो अच्छा ही हो रहा है। बिल्कुल। तो जहाँ पॉलिटिक्स को रुकना पड़ता है, तो आपको लगता है वहाँ ये समाज सेवा का ये जो हम कर रहे हैं, तो वहाँ वो कर सकते हैं? वही करते हैं, उनका बेस वही होता है। जो समाज सेवक होते हैं, जो समाज से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, वही लोग ऐसे काम करते हैं, क्योंकि उनकी मर्यादा होती है, और इसीलिए हमें ये बात अच्छी लग रही है, इसलिए हमें इसमें जुड़े हुए हैं। तो आज के पॉलिटिक्स का आप क्या कहना चाहेंगे कि डिटेल में कि आज का पॉलिटिक्स कैसा हो गया है? जैसे आपने बताया कि अभी आपने जैसे बताया कि हर किसी का स्वार्थ है,
सेवा के नाम से चलते हैं और कहीं पर जाके रुकना पड़ता है या खुद का स्वार्थ है। आज की पॉलिटिक्स एक अगर किसी चीज़ में डिटेल में बताना चाहे कि ऐसी हो गई या इस टाइप की, तो किस टाइप का चल रहा है? अभी ऐसा मानना है मेरा कि कुछ लोगों को छोड़ के टोटली प्रोफेशनल, कुछ लोगों को छोड़ के, सब लोग ऐसे नहीं हैं, और कुछ लोगों को छोड़ के सब लोग प्रोफेशनल है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और अपना भला करने के लिए ये सब चल रहा है। उसमें समाज का कुछ भला हो न हो वो उसको देखने का टाइम नहीं है। तो जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया हमें मिसगाइड करती है, ये सारी चीज़ें, ये तो चलो, ये तो हम बात कर रहे थे आगे बढ़ने की। तो अभी यही सारी चीज़ों का बहुत सारी स्टोरी बन रही है कि ये था, ये था, मीडिया वाले कुछ, उनको अपना पेज चलाना है, उनको लाइक चाहिए, उनको फॉलोअर्स चाहिए, इसीलिए उसको मालूम नहीं है कि वो कितनी बर्बादी कर रहे हैं। लोगों को वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। तो लोगों को उन बातों पर ध्यान नहीं देना। देखो, हर आदमी हमें अभी समझ सकती होती है। अब मैंने आपको बोला कि आज का जमाना बहुत इंटेलिजेंट है, तो कोई बात ऐसे कोई स्वीकार नहीं होता है। कुछ पेज ऐसे होते हैं, हर कुछ ऐसे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको उसका काम ये है तो वो अपना काम करेंगे, जनता को अपना काम करना है। ऐसे टाइम पर लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें चल रही है तो हमें यहाँ से, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें इन सारी बातों का कुछ बोलना ही नहीं अगर राष्ट्रवादी है तो बहुत सारे फिर भी बोल रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया अगर अभी के टाइम में ओपन कर ले, इंस्टाग्राम ही कर ले, उसमें ऐसी स्टोरी बन रही है, ऐसी कर रहे हैं, तो तब हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ये उनका काम है, हमें हमारा काम करना चाहिए। दूसरी बात है कि आदिकाल से एक ही बात होती है कि जब भी संतों ने, ऋषि मुनियों ने हवन किया, तब राक्षसों ने उसमें डिस्टर्बेंस किया। ये सही बात, बराबर। वो सिस्टम अभी भी चालू है। अभी भी कुछ भी अच्छे कार्य में सब अच्छा काम होता है, तभी कुछ ना कुछ राक्षस लोग आते हैं। असुरी शक्ति जिसको बोलते हैं, लोग तो नहीं है अभी, असुरी शक्ति, असुरी विचारधारा, वो डिस्टर्बेंस करेंगे, वो अपना काम करेंगे, हमें अपना हवन चालू रखना चाहिए। बिल्कुल। ओके, तो जैसे हमारी बात चल रही है पॉलिटिकल को लेकर, तो जैसे आप भी पॉलिटिशियन में है और हमारी जैसे सिस्टम के बारे में बात हुई, काफ़ी सारी समस्या ऐसी सारी है, तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी ऐसी समस्या है जिनके ध्यान देना चाहिए? देखिए, अभी तो हम राजकोट वासी है तो राजकोट की बात करेंगे। तो राजकोट है, उसका जो विकास है वो अच्छा हो रहा है, पर कहीं कहीं कुछ समस्या है। खासतौर पे देखिए तो ट्रैफिक की समस्या है, फिर रास्ते के जो रोड रास्ते की बात है वो भी समस्या वाली बात है, कुछ कॉरपोरेशन की भी समस्या है। बस हम एक जनता है, तो हम चुने हुए लोगों से ये आशा रख सकते हैं कि आपको सतत जनता का ख्याल रखना चाहिए। एक जीत के बाद जनता को भी केयर करनी चाहिए, इतना तो जनता का हक बनता है। ये बात है। तो जैसे ये विकास की बात हो रही है, ये सारी चीज़, अच्छा ये ऐसा क्यों होता है कि जैसे रोड बना हुआ है उसके बाद ही ऐसा क्यों वो सिस्टम लगाने के लिए वो, देखिए उसमें इनडायरेक्टली विकास की बात आ रही है। अच्छा। देखिए, रोड जब डैमेज हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई कंपनी अपना काम कर रही है, उससे केबल बिछा रही है, तो एक विकास हो रहा है। मगर उसका काम होने के बाद उसकी केयर नहीं करना, पूरा रोड नहीं बनाना या उधर पेच वर्क करना, वो समस्या की बात आ रही है। तो वो जिम्मेदारी तंत्र की रहती है कि जैसा था ऐसा बनना चाहिए और जल्दी बनना चाहिए। उसके हिसाब से जितनी भी दुर्घटनाएं होती है उनके लिए कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदार है, ये बात सही। तो ये जिम्मेदार क्या है, कहीं ना कहीं हमारे इंजीनियर, ये सारी चीज़ें, कंपनीज वगैरह है। तो जब विकास की बात कर रहे हैं तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो राजकोट में इतनी सारी अच्छी अच्छी कॉलेज और इतने सारे है टीचर वगैरह जो बाहर से भी एजुकेशन दे रहे हैं, फिर भी यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो उसके पीछे का क्या? देखिए, कोई भी आदमी अपना वतन छोड़ना नहीं चाहता। अगर राजकोट के स्टूडेंट, राजकोट का यूथ राजकोट के बाहर जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे में कुछ उणप है, वीकनेस है। हम ऐसे बोल रहे हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, मगर जहाँ जा रहे हैं उनसे हमारी सिस्टम कम होगी, वीक होगी, तभी वो जा रहे हैं। समझ लीजिए कि राजकोट का बच्चा कहीं बाहर पढ़ने गया और उसने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली, फिर उस बच्चे को राजकोट में जॉब नहीं मिल रही है। उसका मतलब ये है कि राजकोट का विकास जो चाहिए वो नहीं हो रहा है, ऐसी वैकेंसी नहीं है, ऐसी कंपनियां नहीं है, इसीलिए उसका वतन छोड़ना पड़ रहा है।
तो ये हमें सोचना चाहिए और उसके लिए हमें तैयारी भी करनी चाहिए कि हमारा यूथ यहीं रहे, हमारे शहर में रहे, हमारे देश में रहे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। सिस्टम की जो विकास की बात करने वाले लोग हैं उनको ये बात तय करनी है कि क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो आपने बताया कि ये करना चाहिए, तो इन पर वैसे ये तो काफ़ी टाइम से चल रहा है कि आजकल के बच्चे बाहर जा रहे हैं। हाँ बाहर जा रहे हैं, और काफ़ी ऐसी चीज़ें भी हो रही है कि बाहर के यहाँ आकर काम करें। ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सिस्टम के पीछे मेन जो चीज़ है कि कोई होगा। ये तो मुझे लगता है कि लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि यहाँ जाके ऐसा डिग्री मिलेगी या नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, राजकोट का बच्चा अब कोई समझो कहीं भी अहमदाबाद, बेंगलोर, बॉम्बे में पढ़ के आया तो उनको राजकोट में जॉब मिलती है? नहीं मिलती है, क्योंकि ऐसी कंपनी नहीं है राजकोट में। उनको जगह मिलनी चाहिए ना। वो बच्चा तो आना चाहता ही है कि राजकोट में जॉब करे, अपने परिवार के साथ रहे, मगर ऐसी कंपनी, ऐसा विकास जो सही मायने में जो विकास चाहिए वो नहीं है। तो उसके ऐसा कोई पीछे हक नहीं है कि उस बच्चे को राजकोट में नौकरी मिले। उसको मजबूरी से वहाँ जाना पड़ता है, बेंगलोर, अहमदाबाद जाना पड़ता है, मुंबई भी जाना पड़ता है। तो ये भी तो राजकोट वासियों को सोचनी चाहिए कि ये उनको वैकेंसी क्यों नहीं मिल रही राजकोट में। तो ये बात एक बड़ी समस्या है। जो विकास है वो सिर्फ थोड़ा सा विकास है, जो चाहिए संपूर्ण विकास नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही बेस्ट विकास में से हमें एक अवार्ड मिला राजकोट में, तो ये तो विकास के लिए ही मिला है हमें अवार्ड। देखिए, हर पहलू को देखना चाहिए, हर तरफ से देखना चाहिए। मेरी दृष्टि से ये जो बात है वो बड़ी समस्या है कि राजकोट का यूथ को बाहर जाना पड़ा है बस। तो कंपनियां हमें लानी चाहिए यहाँ पर ज़्यादातर ऑप्शन। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए राजकोट के बारे में, स्टेज देने के लिए। जिस तरह राजकोट का विकास है तो इंडस्ट्रियल जोन में जबरा विकास है, बढ़िया विकास है। इंडस्ट्री पे हमको कोई पहुंच नहीं पाएगा, मगर आईटी फील्ड में भी सोचना चाहिए। जो अभी पढ़ाई चल रही है उसके मेडिकल में सोचना चाहिए, ताकि बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। बस ये बात है। तो सरकार को ये सिस्टम के बारे में ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही मैं फिल्म लाइन से हूँ, तो सरकार हमें गुजराती फिल्मों में सब्सिडी वगैरह देती है, तो वैसे काफ़ी हद तक हमें सपोर्ट भी मिलता है, काफ़ी हद तक सपोर्ट नहीं भी मिलता है। तो जिसको नहीं मिलता है उनको क्या, किन बातों का, किस देखिए, जिसको नहीं मिलता है उसका मुझे ऐसा बोलता है कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट वीक होंगे बस। स्पष्ट बात है। उनको उसको मिला और आपको क्यों नहीं मिला? सही कहा। उनको जल्दी मिल गया, आपको क्यों 2 साल के बाद मिला? तब तक तो आपकी फिल्म ठप हो चुकी है। सही कहा, सही तो कहा। कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट वीक होंगे, जिसको मैं बोलता हूँ भ्रष्टाचार। बिल्कुल, स्पष्ट बात है। तो ये तो आप देखते हैं कि अभी अभी बहुत सारी गुजराती फिल्म आई और सब चली। क्यों चली भाई? क्योंकि अच्छी थी। गुजराती भाषा का विकास हो रहा है, गुजराती कलाकारों का विकास हो रहा है, एक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। ये भी इंडस्ट्रीज है, मगर उनको जो सब्सिडी चाहिए, सपोर्ट चाहिए, परमिशन चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बोलते हैं ना हमारी गुजराती में, दाड़ माँ के काड़ो छे, ये कुछ है बस। वैसे ये वही बात यहाँ पर लागू पड़ती है कि जैसे हमारे स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, वैसे ही हमारे बहुत सारे फिल्म मेकर जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, वैसे उनकी काफ़ी हद तक सब्सिडी या सारी चीज़ों में उसके जो फॉर्म है फॉर्म के हिसाब से वैसे ही चले होते, नहीं मिलती, तब वो बाहर जाए। तो सरकार को सबसे पहले मुझे लगता है कि इन सारी बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो यहाँ कर रहे हैं, हालांकि आजकल की जनरेशन जिनको करना है वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। ध्यान तो बहुत चीज़ों पे देना चाहिए, बहुत सारी समस्या है, मगर हम लोग क्या करते हैं कि चलता है चलने दो, कौन बोलेगा? जो आज की जो सिस्टम है, किसको सामने बोलना नहीं है, किसी को लीडरशिप नेतागिरी में इंटरेस्ट नहीं है, और जब तेरी भी चुप मेरी भी चुप, ये बात चल रही है और कुछ है। तो जिनके पॉलिटिकल है ही नहीं कॉन्टेक्ट, उन लोगों को, उन फिल्म मेकर को क्या करना चाहिए? उनको संघर्ष करना है, संघर्ष करना है। उनको संघर्ष करना है। फिर तो वो होगा ही नहीं उसका, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने 2 चीज़ है, क्या संघर्ष करना है या आवाज़ उठानी है, बस 2 ही चीज़ है। बिल्कुल। तो फिल्मों के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, तो आज की फिल्मों जैसे गुजराती बहुत सारी आज की मेकर्स ने, कसुम्बो या ये आई थी हेलारो वगैरह, नेशनल अवार्ड तक पहुंच गई, बहुत अच्छी फिल्म भी बनाते हैं। तो फिल्मों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये करना चाहिए, यहाँ तक आना, जो हमारी गुजरात की आइडेंटिटी के साथ जुड़ी होती चीज़ें, जब मैं बोला हेलारा है, कसुम्बो है, वो 2 सारी फिल्म वाली क्योंकि चली, क्योंकि वो
हमारी बातों से जुड़ी हुई थी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई थी, हमारे गुजरात की सिस्टम रीति रिवाज के साथ जुड़ी हुई थी, हमारे लोगों के पोशाक हमारी विचारधारा से जुड़ी थी, इसलिए चली। हर प्रांत को अपनी चीज़ अच्छी प्यारी लगती है, और गुजराती फिल्म गुजरात के लिए बनी हुई है तो गुजराती लाइक करेंगे, मगर सही सिस्टम से आई इसीलिए चली। तो हर अच्छी चीज़ के लिए गुजरात में जगह है ही, और अभी भी फिल्टर लग रहा है, और अच्छा हो रहा है, मेकर्स भी, कलाकार भी नए आए। तो मैं होप रखता हूँ कि एक इंडस्ट्रीज़ को, सरकार को, सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए, और गुजराती फिल्म के लिए बहुत भविष्य उजड़ा है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। फिर भी मुझे लगता है कहीं कहीं पर ऐसा फिल्म मेकर कि जितना नेशनल अवार्ड मिला है एक फिल्म को, वो बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में इतनी क्रिएटिविटी चल रही है फिल्म को लेकर, लेकिन फिर भी फिल्म को लेकर उतना हाइप नहीं मिल रहा है कि आ गई तो ठीक है, वो चलो आके चली भी जाती है, फिर भी नेशनल अवार्ड तक पहुँच गई, फिर भी बात वहीं ख़त्म हो जाती है। जैसे बाहर की फिल्मों को हम इतना मान लेते हैं कि इसको ये हो गया, ये हो गया, उनके साथ एक सिस्टम जुड़ी हुई है, एक जिसको बोले जैसे ब्रांडिंग जो होती है, जिस तरह से ब्रांडिंग होती है, जिसको उसको स्पेस चाहिए, वो चीज़ इनको नहीं मिली है। मुझे लगता है इनकी इतनी केयर नहीं हुई। बिल्कुल, मुझे वो लगता है कि इसका ना वो कांटेक्ट नहीं होंगे फिर जो भी हो सकता है, वो भी हमको मालूम नहीं, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ। मगर आजकल जमाना ब्रांडिंग का भी है। बिल्कुल, जो दिखता है वो बिकता है, बराबर। तो ब्रांडिंग नहीं होगी या कुछ भी कहीं एरर होगी, जिसके हिसाब से ये नहीं हो रहा है। तो आज के फिल्म मेकर को क्या ध्यान में रखना चाहिए? जैसे आज की यूथ को कुछ अगर जैसे हमने पॉलिटिकल बात की, या हमने बिना सपोर्ट के गॉडफादर की बात, अगर इंडस्ट्रीज की बात करें, गुजराती फिल्मों की बात करें, तो हमारे गुजरात में एकेडमी भी नहीं है। बहुत सारे लोग अभिनय करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, मगर उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। उनको भी महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा। वो महाराष्ट्र में जाके गुजरात में कैसे कर सकता है, वो भी उसको सोचना पड़ेगा। तो गुजरात में एकेडमी होती एक्टिंग की, सिंगिंग की, कोई अच्छी तरह से, तो इनका बहुत सारा विकास हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर मेकर और फाइनेंसर तो है गुजरात में, मेकर और फाइनेंसर है, मगर थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़े की जरूरत है। बिल्कुल, ये बात ज़्यादातर तो फाइनेंसर भी है और मेकर्स भी है, पर कैसा होता है कि मेरा एक्सपीरियंस है तो गुजरात में मैंने अभी रिसेंटली एक फिल्म बनाई, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसी फिल्मों को सपोर्ट मिल रहा है जिसका सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। और जैसे मेरे साथ जैसे लोग चल रहे, जिसकी फिल्में अभी रास्ते में, ये कह सकते हैं, या तो रास्ते से पहुंचने के बाद उसको वहाँ से एंड हो गया, मतलब गायब हो गई फिल्म, उनका ऐसा कहना है कि या तो उन लोगों को फिल्म में मिलता है ये सपोर्ट, या तो वही नहीं। इसमें ऐसा है, आपका कंटेंट, स्टोरी क्या है, लोगों से क्या टच है कि नहीं। आज वो इंसान को वो चीज़ अच्छी लगती है जिसको उसके जीवन के साथ जुड़ी होती है। वो फिल्म देखते देखते उनको ऐसा लगता है कि ये मैं हूँ, मेरे भी ऐसा हो रहा है, तब वो चीज़ सक्सेस जाएगी। संघर्ष की बात आएगी, परिवार की बात आएगी। पर मैं वही कह रहा हूँ ना कि लोगों को जो लगता है वो लगता है या तो लव स्टोरी होगी या टिपिकल ड्रामा होगा, तो वो रिलेट कर पाएंगे। वैसी फिल्म में तो वैसे भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, वो तो बड़े मेकर्स हैं, तो वो तो वैसे भी चल रही है बड़े स्टार के साथ। लेकिन काफ़ी ऐसे मेकर्स हैं जो नए स्टार का नए लोगों के साथ बना रही है, नई अच्छी स्टोरी भी आ रही है, जिनको जैसे LR हो गई, या जैसे फैमिली के धर्म के बारे में, वैसी फिल्म आने वहाँ तक जाती ही नहीं है। वहाँ से वो उनकी स्टोरी पे डिपेंड है, किसने बनाया, किस तरह बनी, क्योंकि हर कोई आदमी सक्सेस नहीं हो सकता है, उसके लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और मैं अभी ये फील्ड से बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं अपना अभिप्राय खुल के नहीं दे सकता। मगर वो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था कि आप पॉलिटिशियन में है और हम फिल्म मेकर है, तो मुझे लगा शायद मुझे कोई रास्ता नहीं। मगर आपकी एक फिल्म आ रही है, बिल्कुल, गैंगस्टर, वो सक्सेस जाएगी, क्योंकि मैं आपको अभिनंदन देना चाहूँगा, क्योंकि वो आपने जमीन से जुड़ी हुई बात की है उसमें। वो फिल्म में मैंने देखा आपका ट्रेलर, तो उसमें जमीन से जुड़ी हुई बात हुई है, लोगों के दिल से अटैच होने वाली बात है। तो खुद आप है उसमें, और आपका अभिनय भी अच्छा है, और स्टोरी में भी दम है। तो मैं होप करता हूँ कि आपका फिल्म बहुत बढ़िया चले, और आप सफलता के कदम चूमे आप। बिल्कुल, मेरी तो सफलता यही होगी कि आपने देखकर ये बोल दिया, मतलब जो है, मैं वही बोल रहा हूँ कि लोगों
आपकी अपने साथ जुड़ी हुई चीज़ होती है, अच्छी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा था कि हम आज जो जिन मेहमान से बात करेंगे उनसे हमें बहुत सारी सीखने को मिले। मुझे पर्सनल यही था मेरी फिल्म को लेकर कि मुझे क्या जानना था, क्योंकि कैसा होता है कि बहुत लोगों को मिलते हैं हम लोग, बहुत सारी स्टोरी है वो अपनी अपनी सुनाते हैं, पर कोई होता है ना जिसके पास से प्रॉपर मिलते हैं। तो ये वही सारी चीज़ें हैं कि जो मुझे सीखना था मुझे मिल गया, लोगों को सीखना था वो मिल गया। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हमारे मिट्टू में शो में आकर आपने हमारी जनता को बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो इसको ध्यान में रखना है। बिल्कुल अभी के टाइम में जो चल रहा है उसको पहले ध्यान में रखना है। अपने बच्चों को कैसे कौन कौन सी चीज़ें देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, अगर आगे जाके कुछ कर रहा है तो उसको मिसगाइड करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तब वो जब अकेला पड़ जाए तब उसको क्या करना है। फैमिली प्रोटेक्शन होना चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल उनके फैमिली साथ में है, उनके साथ एक प्रोटेक्शन ताकत मेंटली फिजिकली सब होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब उसके पास फैमिली होता है ना तब वो कुछ ऐसा करता है, जैसे आप है जब आपसे बात कर रहे हैं तब ऐसा लगता है कि कोई ऐसे इंसान से बात करे जिनसे मुझे कुछ सीखना चाहिए। तो मुझे लगता है फैमिली को, हर बच्चे को ऐसा सपोर्ट करना चाहिए कि चलो कुछ फाइनेंशियली की तो बात ही नहीं कर रहे, पर जैसे आपने बीच में बताया था कि हुक की ज़रूरत होती है, बस वही मिल जाए तो लोगों को लगता है कि बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी जनरेशन में उसको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा शायद, या तो सरकार को भी शायद ऐसा कंपनियां शायद ना लानी पड़े, हमारी ही जनरेशन बहुत कुछ कर सकती है। बहुत टेक्नोलॉजी समझ गई आज की जो हमारी यूथ, आज की पॉलिटिशियन समझ गई है क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, या इतना विकास तो हो ही गया है कि बहुत सारी चीज़ें उनको बहुत पहले से पता है। और રાજકોટવાસી હેવી મહેનતુ, बहुत रंगीलू राजकोट, मेहनतू राजकोट। बिल्कुल राजकोट ने बहुत कुछ किया हुआ है और करके दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम आपसे फिर से किसी और एपिसोड में बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे, क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली है ना, मैं इसको समझते समझते बहुत टाइम लग जाएगा। थैंक यू सो मच। और मैं फिर से आपका धन्यवाद करूँगा Thank you कि so much. हमारी जनता को आपने बहुत सारी अच्छी बातें सिखाई, समझाई, और आई होप कि बहुत सारे लोग इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपके काम किए तो लेंगे कि किस तरीके से क्या करना है। अगर समझ नहीं फिर भी आ रहा है, मैंने डिटेल में बहुत कोशिश की है आप लोगों के तक पहुंचने की, तो आप मुझे फिर से सोशल मीडिया के ज़रिए इनसे और हमसे फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट में, मैसेज में, ताकि हम वापस से आपकी सॉल्यूशन पर बात कर सकें जी। तो चलिए आइए मिलते हैं फिर से किसी और एपिसोड में। थैंक यू।